हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाते हैं इसी मंथ में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 3 अगस्त को, उसमें फिजिक्स के जितने क्वेश्चन आए हैं उनका मिलान कराते हैं कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। अपना स्कोर भी चेक कीजिए। चलो फिजिक्स में आज चेक कराते हैं कि आपने कितना सही किया है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है और बहुत सिंपल, पहला क्वेश्चन की शुरुआत बहुत सिंपल है, मतलब बहुत अच्छा पेपर गया होगा ये। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर, बल कितना लगा रही भैया, F 1 न्यूटन, 1 न्यूटन लिख दिया। चलो, किसी निर्दिष्ट दिशा में, एक ही दिशा में 8 मीटर की दूरी तय करती है। यस, कितने मीटर, 1 मीटर। कह रहा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल भी 1 है, विस्थापन भी 1, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा जूल। कार्य की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। तो 1 जूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। अच्छी बात है, अच्छा पेपर बने सभी का। चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है। देखो, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, फिर उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं। इस तरीके से चक्कर लगाती रहती हैं, अविरत प्रदर्शन करती रहती हैं इस तरीके से। तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये कटान बिंदु हो गया अगर काट गई। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, एक बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे को काटना असंभव क्यों माना जाता है। कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की फिर 2 दिशाएं हो जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाएंगी, 2, जो भौतिक रूप से क्या है, असंभव है भाई। दिशा तो एक ही होगी ना। तो कटान बिंदु पर दिशा 2 होंगी। देखो, एक इधर और एक इधर। तो वही देखो ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति शून्य हो जाएगी। नहीं, शक्ति तो शून्य नहीं होगी, गलत है। बी, क्योंकि वे चुंबकीय के अंदर हमेशा समांतर होती हैं। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आगे, क्योंकि समान ध्रुवीयता के कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। नहीं, ये भी गलत है। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि कंपास सुई एक साथ 2 दिशाओं की ओर संकेत कर सकती है। बिल्कुल सही। अगर कंपास सुई हम यहाँ लाएंगे तो वो एक साथ 2 दिशाएं दिखा देगी, जो क्या है, असंभव है। दिशा तो हम एक ही लेंगे ना। तो कंपास सुई को जैसे हम यहाँ कटान बिंदु में ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की एक साथ वो 2 दिशाएं दिखा देगी, जो असंभव है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या, डी सही हो जाएगा आपका। ये आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है भाई। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा, विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालकों, प्रतिरोधकों और कुचालकों को मुख्य रूप से कैसे विभेदित किया जाता है। कैसे विभेदित किया जाता है, सुनो। चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, और जिसमें धारा प्रवाहित होगी, चालक है ये, मान लो इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो इसका जो प्रतिरोध क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। सिंपल है। प्रतिरोधक का काम क्या होता है, ये धारा को कम ज़्यादा करता है। और कुचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक अचालक, जिसमें धारा प्रवाहित न हो। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, जबरदस्त होगा, बहुत अधिक होगा। तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, उस सुगमता या कठिनाई के आधार पर। भाषा थोड़ी कठिन कर दी गई है, मतलब वही निकलना चाहिए। उस सुगमता या कठिनाई के आधार पर जिससे वे विद्युत आवेश के प्रवाह की अनुमति देते हैं।
बिल्कुल सही है। विद्युत प्रवाह की क्या अनुमति देते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, उनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर नहीं। आगे, उनकी रासायनिक संरचना बिल्कुल नहीं। धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर, ये भी गलत है, उससे कोई मतलब है नहीं भाई। चालक अचालक प्रतिरोध में क्या है, उसे सुगमता या कठिनाई के आधार पर जिससे वे विद्युत आवेश के प्रवाह की अनुमति दे सके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। भाई चालक में धारा प्रवाहित होती है, अचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती। प्रतिरोध धारा को कम या ज़्यादा करता है, तो इसी के आधार पर हम इसको भी विभाजित कर सकते हैं। पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। सीरियल गड़बड़ हो गया क्वेश्चन का थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु एक सीधे पथ पर 5 सेकंड तक चलती है। सिंपल है। इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। और इसका अंतिम वेग हुई, ये कितना है, -2 मीटर पर सेकंड है। आगे, इसके औसत वेग का परिमाण ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल, औसत वेग कह रहा है तो हम औसत वेग निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 औसत, एवरेज निकाल लिया। u कितना है 10, v कितना है -2 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 10 - 2 बटे 2 कितना आ जाएगा 8 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ये। आगे देखते हैं कौन सवाल पूछा गया है भाई। ये है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है। गेंद का द्रव्यमान कितना है, 3 kg। 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितनी ऊंचाई तक, ये 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला लगा देते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर mgh, सिंपल। तो U बराबर m कितना दे रखा है 3, जी की वैल्यू कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 6, 6 3 का 18 मतलब 180 जूल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत हो जाएंगे ये, 180 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। पहला पढ़ते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि हवा नीले प्रकाश को अवशोषित करती। गलत है, ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं गया। अगला, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो विबग्योर में क्या होता है, 7 रंग होते हैं, VIBGYOR। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की, 4000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं ये। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, 8000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या कह रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर। प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना। तो बैंगनी जो रंग है इसका प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा कम है, सॉरी तरंग दैर्ध्य कम है, तो इसका प्रकीर्णन बहुत अधिक है। इसका प्रकीर्णन क्या है, बहुत अधिक है। और ब्लू और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग की अपेक्षा, तरंग दैर्ध्य तो कम है, बैंगनी और ब्लू रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है, समझ लो। इसीलिए वायुमंडल में फैल जाता है और हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही है कि प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, सही है। आगे,
कह रहा कम तरंग दैर्ध्य अधिक तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। जो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से अधिक फैलता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, लाल रंग की अपेक्षा सबसे कम किसकी है, बैंगनी रंग की है, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है। ये बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है। अगला, टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं था, तो पहला ही सही नहीं था और बाकी सब क्या है, करेक्ट है। अगर आप ये करके आए बिल्कुल करेक्ट पूरे